Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 4 of class 10th economics, and the chapter's name is Globalization and the Indian Economy. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Globalization and the Indian Economy. As consumers in today's world, some of us have a wide choices of goods and services before us. तो आज के ज़माने में कंज्यूमर के नाते मतलब कंज्यूमर मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे सामने इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम एक चीज़ लेने जाते हैं तो उस चीज़ को लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे अगर आपको मिठाई खरीदनी है तो मार्केट में सिर्फ एक तरीके की मिठाई अवेलेबल नहीं है, बल्कि बहुत सारे तरीके की मिठाई अवेलेबल है। सिमिलरली अगर आप जूते खरीदने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक कंपनी के जूते दिखाई देंगे पूरी मार्केट में, आपको हजारों कंपनियों के जूते जो हैं अलग अलग दिखाई देंगे और आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करने के लिए कि मैं किस कंपनी के जूते खरीदूं। तो इसी तरीके से सर्विसेज जो हैं उसके भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो सिम का, कि जो हम सिम लेते हैं अपने कॉल वगैरह करने के लिए, वो सिम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक कंपनी प्रोवाइड करा रही है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं ये कम्युनिकेशन की सर्विसेज, फोन की या इस तरीके से सिम की सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं किस कंपनी की सिम खरीदूं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बहुत से लोग प्रोवाइड करा रहे हैं और हमें उनमें से डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें चूज करना पड़ता है कि हम कौन से ऑप्शन को अवेल करें। The latest models of digital cameras, mobile phones and televisions made by leading manufacturers of the world are within our reach. तो आज के डेट में हर तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आज के डेट में जो डिजिटल कैमरास हैं तो उनके जो लेटेस्ट मॉडल हैं एंड अलग अलग कंपनी के बनाए हुए डिजिटल कैमरास हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से हमें चूज करना पड़ता है। इसी तरीके से मोबाइल फोन, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक कंपनी का मोबाइल फोन मार्केट में है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके मोबाइल फोन आपको देखने मिलते हैं, आप उसमें से चूज करते हो कि मैं किसका खरीदूं। ठीक है, टेलीविजन हो गए, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पूरी दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ हमारे देश में बन रही हैं, बल्कि कैमराज, फोन्स, टेलीविजन या दूसरे जो गुड्स हैं वो भी हमारे देश की मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि दूसरे देश में बन रही हैं। मतलब मान लो कोई चीज, कोई फोन चाइना की कंपनी बना रही है, बट हमारे देश में भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। कोई प्रोडक्ट यूएस में बन रहा है, यूएस की कंपनी बना रही है, बट उसे आज आप अपने देश में भी खरीद सकते हो। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। और ऑप्शन ये क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि दुनिया भर के प्रोड्यूसर्स, दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे देश में अवेलेबल हैं। Every season new models of automobiles can be seen on Indian roads. हर सीजन आप देखोगे जो इंडियन रोड्स हैं, इंडियन रास्ते हैं, उन पे आपको ऑटोमोबाइल्स मतलब कार, व्हीकल, इन सारी चीजों के नए मॉडल देखने मिलेंगे। इसी तरीके से आज के डेट में आप फोन देखोगे तो हर साल अलग अलग मॉडल्स आते हैं फोन के, और लोग क्या करते हैं, पुराना वाला मॉडल उसको बेच के नया मॉडल खरीदते हैं। पुराने वाले मॉडल को लिए हुए भले ही एक साल हुआ हो, बट अगले साल नए मॉडल को लोग खरीदने लगते हैं। तो क्या होता है कि बहुत ही तेजी से नई चीजें आ रही हैं। अब वो दिन गए जब हमें इंडियन रोड्स पे सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर एंड फिएट कंपनीज की कार जो हैं, ये वाले जो मॉडल्स हैं कार के, वो दिखते थे। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज इंडिया में जो लोग हैं वो दुनिया भर की जो कंपनीज हैं जो कार बना रही हैं, तो सारे कंपनीज की कार आपको इंडियन रोड्स पे देखने मिलेगी। मतलब कि आज आप इंडियन रोड्स पे जाके देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो कंपनी की कार ही दिखेंगी, बल्कि बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की कार आपको रोड्स पे दिखेंगी। A similar explosion of brands can be seen for many other goods. अब जैसे हम कार के केस में देख रहे हैं कि हर सीजन नया मॉडल आता है और अलग अलग कंपनीज जो हैं वो कार बना रही हैं, अलग अलग कंपनीज की जो कार है वो रोड्स पे दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके का जो एक्सप्लोजन है, एक तरीके से धमाका हुआ है ब्रांड्स का। अलग अलग तरीके के जो ब्रांड्स हैं, अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें आज इंडियन मार्केट्स में दिख रहे हैं। शर्ट से लेके टेलीविजन तक एंड इवन फ्रूट जूस तक। मतलब आपको
हर चीज में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। जैसे स्नैक्स खा लो आप, स्नैक्स जो है ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक कंपनी स्नैक्स बनाती है, आपको चिप्स, कुरकुरे और टेढ़े मेढ़े, मतलब सारी चीजें अलग अलग देखने मिलेंगी, ठीक है, और अलग अलग ब्रांड्स देखने मिलेंगे। सच वाइड रेंजिंग चॉइसेस ऑफ गुड्स इन आर मार्केट इज रिलेटिवली रिसेंट फिनोमेना। अब ये जो हमें बहुत सारी चॉइसेस दिख रही हैं, ये बहुत सारे ब्रांड्स दिख रहे हैं, ये अभी हाल फिलहाल का ही फिनोमेना है इंडिया में। मतलब अगर आप आज से 20 साल बाद भी देखो, 20 साल पहले का इंडिया देखोगे तो तब इतने ऑप्शंस नहीं थे। लगभग 20-25 साल पहले आपको इंडियन मार्केट्स में इतने ज्यादा ब्रांड्स, इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। पहले आज से मतलब आप 25 साल पहले बात कर लो, तो अगर आपको फोन खरीदना है तो फोन के लिए सिर्फ एक आध कंपनी दिखाई देगी जिसके फोन इंडियन मार्केट्स में बिकेंगे, बट आज की डेट में हजारों कंपनियां हैं जो फोन बेच रही हैं। सो इन अ मैटर ऑफ इयर्स आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म। तो कुछ ही सालों में, 10-20 सालों में ही इंडियन मार्केट जो है, और नॉट जस्ट इंडियन मार्केट बल्कि पूरे दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस? अब ये बदलाव आया क्यों है, क्यों इस तरीके से मार्केट्स में इतना भारी भरकम बदलाव आया है, इसको हम कैसे समझें? What are the factors that are bringing about these changes? क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है? एंड ये जो चेंजेस हैं, ये जो मार्केट में चेंजेस हैं, इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इतने नंबर ऑफ ब्रांड्स, इतने ज्यादा ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ये हमारी लाइफ्स को कैसे अफेक्ट कर रही हैं? इन्हीं सभी क्वेश्चंस पे हम इस चैप्टर में गौर करेंगे। So let's start with the main topics of this chapter. So the first topic is production across countries. Production across countries मतलब कि अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन हो रही है, सामान प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है। सो मिडिल 20th सेंचुरी तक भी क्या होता था, मतलब 1950s के अराउंड तक क्या होता था, लार्जली जो प्रोडक्शन है वो एक ही कंट्री में हुआ करता था। मतलब मान लो कोई एक कंपनी है तो वो एक कंपनी किसी एक ही देश में प्रोडक्शन करती थी। What crossed the boundaries of these countries were raw material, foodstuff and finished products. होता क्या था कि एक कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, वो किसी एक देश में, एक कंट्री में बैठ के प्रोडक्शन कर रही है। अब इन कंट्रीज से बाहर क्या आता जाता था, प्रोडक्शन सिर्फ इस कंट्री में हो रही है, एक कंट्री में हो रही है, ये कंट्री से बाहर क्या क्या जाएगा, या ट्रांसफर क्या क्या होगा, या अंदर क्या आएगा? तो रॉ मटेरियल इस इन कंट्रीज में आता था। रॉ मटेरियल जो है वो आता था। रॉ मटेरियल क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है। जैसे अगर आपको शर्ट बनानी है तो शर्ट बनाने के लिए कॉटन चाहिए, तो कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल। आपको लेट्स से बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए, आटा, मैदा, शुगर, ऑयल, ये सारी चीजें क्या हैं, ये रॉ मटेरियल हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस सामान की जरूरत होती है उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो अगर इस कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है तो इस कंट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती थी, रॉ मटेरियल दूसरे देश से आता था। मान लो जो रॉ मटेरियल है वो दूसरे देश से इस कंट्री में आ रहा है, तो क्या हुआ, इस देश में जो कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रही है, वो अपनी फैक्ट्री डाल के बैठी। अब प्रोडक्शन करने के लिए उसको चाहिए रॉ मटेरियल, दूसरे देश से उसने रॉ मटेरियल बना लिया, मंगा लिया, रॉ मटेरियल मंगाया, उसके बाद इस देश में बैठ के प्रोडक्शन की, सामान बनाया, और जब सामान बन गया तो उसको दूसरे देश को बेच दिया। तो मतलब अंदर आ रहा है रॉ मटेरियल एंड बाहर जा रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्शन क्या हो रही है, सिर्फ एक देश में हो रही है, ठीक है। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स। कॉलोनीज जैसे इंडिया, कॉलोनीज क्या होता है कि जब किसी देश पे कोई दूसरा देश रूल करता है, उसे कंट्रोल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनी। जैसे इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। तो जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे तो इंडिया में क्या होता था कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल है, जैसे आप देखोगे कॉटन, जूट, ये सारी चीजें जो है वो इंडिया से दूसरे देशों में जाती थी, ब्रिटेन वगैरह जाती थी, इंग्लैंड जाती थी। वहां पे रॉ मटेरियल को यूज करके सामान बनता था। जैसे इंडिया से क्या हो रहा है, अभी हम कब की बात कर रहे हैं, जब हम कॉलोनी थे, ठीक है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इंडिया जो है, और यहां पे मान लो ब्रिटेन है, ठीक है, तो हमारे देश से, जो कि इंडिया जो है वो कॉलोनी है, ठीक है, यहां से रॉ मटेरियल जाता था, हमारे देश से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था।
एग्जाम्पल के तौर पे रॉ कॉटन, तो हमारे देश से रॉ कॉटन जो है वो ब्रिटेन जाता था। एंड ब्रिटेन में क्या होता था, ब्रिटेन की जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती थी, यहाँ पे कॉटन से शर्ट बनाती थी। जब ये शर्ट बन जाती थी तो ब्रिटेन के लोग क्या करते थे, वो इंडिया में शर्ट बेच दिया करते थे। तो हमारे देश से, कॉलोनीज से रॉ मटेरियल जाता था एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, शर्ट क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मतलब ये प्रॉपर जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट प्रोडक्ट है, बन के तैयार है, अब इसको यूज किया जा सकता है। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो कॉलोनीज में आया करता था। तो मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया, ऐसे ही जो दूसरी कॉलोनीज थी, दूसरे बहुत सारे ऐसे देश थे जिनपे कि ये ब्रिटेन जैसे देश, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देश जो है उनको कंट्रोल करते थे। तो होता क्या था, कॉलोनीज से रॉ मटेरियल जाता था इन देशों में एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट आता था हमारे देशों में, कॉलोनीज में। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग द डिस्टेंट कंट्रीज। और पहले क्या होता था, ट्रेड जो है वो मेन रीजन रहता था जिससे एक देश दूसरे देश से कनेक्ट कर पाता था। मतलब दो देशों के बीच में मेन रिलेशन किस चीज का रहता था, कि तुम कुछ सामान खरीदते हो और कुछ सामान बेचते हो, ये रिलेशन रहता था। और जो दूर दराज की कंट्रीज हैं उनमें एक एक लिंक रहता था, किसकी वजह से, ट्रेड की वजह से। ट्रेड क्या होता है, सामान का खरीदना बेचना, इसको हम ट्रेड कहते हैं। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इमर्ज्ड ऑन द सीन। और ये टाइम, ये जो सिनेरियो है जब देशों में सिर्फ ट्रेड एक लिंक रहता था, ये वाला समय उस टाइम से पहले का है जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आई। मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से पहले एक देश के अंदर प्रोडक्शन होती थी, और ये जो प्रोडक्शन है, ये जो कंपनी है, वो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था और फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचता था। कॉलोनीज में क्या होता था, कॉलोनीज जो हैं वो सिर्फ जो रॉ मटेरियल हैं वो बेचती थी और फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदती थी। तो ज्यादातर प्रोडक्शन आप देखोगे तो जो यूरोप है उसमें सेंटर्ड था, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यूरोप से निकल के आया। तो होता क्या था, मेनली पहले मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से पहले मेन जो यूरोप के कुछ नेशंस हैं उनमें सारी प्रोडक्शन होती थी, मैक्सिमम प्रोडक्शन उन देशों में होती थी। वो देश क्या करते थे, वो हमारे देशों से रॉ मटेरियल खरीदते थे और अपना प्रोडक्ट बना के हमें बेच डालते थे। फिर एमएनसीज आई। एमएनसीज क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है, मल्टीनेशनल। मल्टी मतलब कई सारे, नेशनल मतलब देश, कॉर्पोरेशन मतलब एक तरीके से कंपनी। तो वो कंपनीज, वो कॉर्पोरेशंस जो एक देश से ज्यादा देश में ऑपरेट करती हैं, उनको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। An MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. एक MNC ऐसी कंपनी है जो एक से ज्यादा देशों में प्रोडक्शन ओन करती है या प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labors and other resources. MNCs क्या करती हैं, वो उन देशों में जाके फैक्ट्रीज लगाती हैं, उन देशों में जाके प्रोडक्शन लगाती हैं जहां पे उनको सस्ता लेबर एंड सस्ते दामों पर दूसरे रिसोर्सेज जैसे जमीन वगैरह है वो सस्ती मिल सके। तो ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ये क्या करते हैं, ये अलग अलग देशों में जाते हैं, उन देशों में जाते हैं जहां पे इनको सस्ते दामों पर लेबर, सस्ते दामों पे रिसोर्सेज मिलते हैं, उनमें जाके ये अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज, फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं। This is done so that the cost of production is low and the MNCs can earn greater profits. ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों वो दूसरे देशों में जाके अब प्रोडक्शन यूनिट सेट कर रहे हैं, ताकि ये जो MNCs हैं वो सस्ते दामों पर, कम कॉस्ट में अपना प्रोडक्ट बना सके और उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके। सो वापस से देखते हैं, MNCs से पहले क्या होता था, बिफोर MNCs। बिफोर MNCs क्या होता था कि किसी एक आध देश में ही, ओनली फ्यू नेशंस, ठीक है, फ्यू नेशंस, एक आध देश में ही प्रोडक्शन होती थी। कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वो कुछ ही देशों में सेटअप की हुई थी। ये एक आध देश थे जिनमें फैक्ट्री सेटअप हो रखी थी। ये जो देश हैं इनमें प्रोडक्शन होती थी, ठीक है, इनमें प्रोडक्शन होती थी, सामान बनता था, फैक्ट्रीज इन्हीं देशों में सेटअप थी। दूसरे देशों को सामान कैसे मिलता था, ये जो देश हैं ये कंप्लीट सामान बना के फिनिश्ड प्रोडक्ट दूसरे देशों को बेच देते थे और दूसरे देशों से ये रॉ मटेरियल खरीदते थे। अब क्या हुआ आफ्टर MNCs, ठीक है, जो कंपनीज पहले सिर्फ एक देश में अपनी फैक्ट्री लगा के बैठी थी, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने दूसरे देशों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि पहले जिस देश में वो प्रोडक्शन करते थे, ओरिजिनली मान लो ये नेशन ए है, ठीक है, ये नेशन ए है जिसमें ओरिजिनली मतलब सबसे पहले वो प्रोडक्शन किया करते थे। अब क्या हुआ, अब उन्होंने देखा कि ये जो कंट्री ए है ना, नेशन ए है, इसमें प्रोडक्शन करने की कीमत बहुत ज्यादा आ रही है। किसी सामान को बनाना यहाँ पे बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जो लेबर है वो बहुत ज्यादा महंगी है, रेंट बहुत महंगे हैं, जमीन पे जो रेंट जा रहा है, जमीन के जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कॉस्टली था, प्रोडक्ट को बनाना बहुत ज्यादा महंगा था, और यहाँ पे टैक्स वगैरह भी बहुत ज्यादा लगते थे। तो फिर ये लोग गए किसी कंट्री बी में, ऐसे घूमने गए। इन्होंने देखा कि कंट्री बी में एंड कंट्री सी में जो लेबर है ना वो बहुत सस्ती है। यहाँ पे मान लो कोई लेबर काम करने के लिए 1,000 रुपए लेता है, 1,000 रुपए लेता है, ठीक है। वो एक दिन का 8 घंटे काम करने के लिए कितने रुपए ले रहा है, 1,000 रुपए। अब जब ये कंपनीज दूसरे देश में गई, बी एंड सी में गई, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो लेबर है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए लेता है दिन के। अगर दिन का वो 8 घंटे काम कर रहा है तो सिर्फ 500 रुपए ले रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो जमीनें हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते दामों पर मिल रही हैं, जो लैंड है वो भी चीप है, ठीक है। यहाँ पे जो टैक्स है वो भी लो है। तो मान लो यहाँ पे शर्ट बनाई जाती थी, ये कंट्री ए में क्या होता था, शर्ट बनाई जाती थी, और यहाँ पे एक शर्ट को बनाने की जो कॉस्ट आती थी वो 100 रुपए आती थी। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ शर्ट। अब जब ये लोग इन देशों में गए, कंट्री बी एंड सी में गए, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो एक शर्ट बनाने की कीमत है वो लेट्स से सिर्फ 60 रुपए है। यहाँ पे एक शर्ट सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए में बन जाती है। तो इन कंपनीज ने क्या सोचा कि हमने अपनी फैक्ट्री सिर्फ कंट्री ए में क्यों लगाई हुई हैं, एक काम करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज कंट्री बी में एंड कंट्री सी में भी लगाते हैं, ताकि हमें सस्ते दामों पर ये जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते दामों पर हम बना पाएं, शर्ट जो है वो काफी सस्ते में हम बना पाएं। तो देखो पहले क्या होता था, एमएनसी से पहले जो फैक्ट्री है वो सिर्फ एक आध देशों में थी, बट मतलब जैसे एक कंपनी है, उस एक कंपनी ने अपनी फैक्ट्री सिर्फ एक देश में डाली हुई है। बट अब क्या हुआ, अब वो जो कंपनी है उसने क्या किया, दूसरे देशों में भी अपनी फैक्ट्री डालनी शुरू कर दी, ताकि सस्ते दामों पर वो प्रोड्यूस कर पाए। तो मान लो पहले वो शर्ट बेचता था, पहले जब सिर्फ कंट्री ए में जब उनकी फैक्ट्री थी तो 100 रुपए उनकी कीमत आती थी, और वो बेचते कितने पे थे, ये कॉस्ट है, ठीक है। प्राइस क्या है, प्राइस मतलब जितने प्राइस पे आप बेच रहे हो, कंज्यूमर को बेच रहे हो, तो 150 रुपए पे वो बेचते थे। मतलब अगर बनाने में 100 रुपए लगे हैं और आप बेच रहे हो 150 रुपए पे, इसका मतलब कि प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपए, ठीक है। तो उनको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 50 रुपए इनका प्रॉफिट था। वहीं जब आप कंट्री बी एंड सी में देखोगे तो ये लोग अब भी, इन्होंने अपना प्राइस ज्यादा चेंज नहीं किया। मान लो प्राइस इन्होंने कर दिया 120 कर दिया, प्राइस सस्ता कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें, तो 120 रुपए की शर्ट ये लोग बेच रहे हैं। अब 120 रुपए पे बेच रहे हैं, एंड एक शर्ट को बनाने की कीमत कितनी आई थी, 60 रुपए। तो अगर 120 में से 120 इन्होंने 120 रुपए पे एक शर्ट बेची, इसमें से अगर हम इसकी कीमत, बनाने की कीमत निकाल दें, 60 रुपए निकाल दें, तो बचा कितना, 60 रुपए। तो यहाँ पे 60 रुपए उनका प्रॉफिट हो रहा है। जब कंट्री ए में वो लोग बेच रहे थे तो 50 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, कंट्री बी एंड सी में जब वो बेच रहे हैं तो उनको 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, इनका मतलब क्या है कि ये कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनकी फैक्ट्रीज, जिनकी प्रोडक्शन यूनिट्स एक से ज्यादा देशों में है। जो हमने पहला सिनेरियो पढ़ा था, जब सिर्फ कंट्री ए में प्रोडक्शन यूनिट थी तो वो कंपनी एमएनसी नहीं थी, वो नॉर्मल कंपनी थी। बट जब उस कंपनी ने कंट्री बी एंड कंट्री सी में अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स डाल ली, तो अब वो एक ऐसी कंपनी बन गई जो कि कई सारे देशों में, एक से ज्यादा देश में उसने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है, प्रोडक्शन यूनिट डाली हुई है। तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्यों कंपनीज एक से ज्यादा देशों में जाके ऑपरेट करती हैं, ताकि वो सस्ते दामों पर सामान बना पाए और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। सो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा
कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से एक से ज्यादा देशों में ये ऑपरेट करती हैं. A large MNC producing industrial equipment designs its products in research centers in the United States. तो एक बहुत बड़ी MNC है. MNC है मतलब कि वो एक से ज्यादा देशों में काम कर रही है. अब कैसे वो एक से ज्यादा देशों में काम कर रही है? तो ये जो कंपनी है MNC है, ये क्या करती है, ये यूएस में अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करती है एंड डिजाइन करती है. मतलब मान लो फोन बनाना है, एग्जाम्पल के तौर पे फोन बनाना है, तो वो फोन कैसा दिखेगा, क्या उसकी डायमेंशंस रहेंगी, क्या उसकी फीचर्स रहेंगे, वो सारी चीज एक डॉक्यूमेंटेशन करनी, मतलब उसको डिजाइन करना, ठीक है, उसको पेपर पे उतारना. ये काम वो यूएस के रिसर्च सेंटर्स में करते हैं. यूएसए में बैठ के वो क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है. जब ये डिजाइन बनाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, ये चाइना से क्या करवाते हैं, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करवाते हैं. जैसे इंडस्ट्रियल कोई इक्विपमेंट बन रहा है तो वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कैसा होगा, क्या उसके फीचर्स रहेंगे, ये सारी चीजें उन्होंने यूएस के रिसर्च सेंटर में डिस्कस कर ली, डिसाइड कर ली. उसके बाद वो चाइना की जो कंपनीज हैं, मतलब चाइना में इस एमएनसी ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाई हुई है, या फिर यूं कहें चाइना की कोई कंपनी है जिससे इस एमएनसी ने टाई अप कर रखा है, एक एग्रीमेंट कर रखा है कि इस एमएनसी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना की ये कंपनी बनाएगी. दो तरीके हो सकते हैं. एक तो ये हो सकता है कि ये जो एमएनसी है इसने खुद अपनी फैक्ट्री चाइना में बनाई है. दूसरा क्या हो सकता है कि कोई ऑलरेडी कोई फैक्ट्री चाइना में बनी हुई थी, उस फैक्ट्री के साथ इस एमएनसी ने टाई अप कर लिया कि आप हमारे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करेंगे. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि डिजाइन हुआ यूएसए में. अब इस डिजाइन के बाद पता चला कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स बनने हैं, हमारे इस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को बनने के लिए ये पार्ट्स लगेंगे, ये सारी चीजें बनेंगी. ठीक है, जैसे फोन है तो फोन में बैटरी भी बनेगी, फोन का वो केस है पूरा वो बनेगा, उसकी स्क्रीन बनेगी, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं तो अलग अलग कंपोनेंट बनेगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें बन कहाँ रही हैं, वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही हैं. ये जो प्रोडक्ट है वो बन कहाँ रही हैं, चाइना में. These are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled and the finished products are sold all over the world. जब चाइना ये सारे कंपोनेंट्स अलग अलग बना लेता है तो उसके बाद ये कंपोनेंट्स कहाँ भेजे जाते हैं, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में भेजे जाते हैं. यहाँ पे जो ये कंपोनेंट्स थे उनको अरेंज किया जाता है, उनको असेंबल किया जाता है. जैसे फोन की बैटरी अलग बना दी, उसका जो बॉडी है वो अलग बना दी, उसकी स्क्रीन अलग से बना दी, उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग बना दिए. अब उनकी असेंबली कहाँ होगी, वो मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में होगी. उसको प्रॉपर जो फोन की शेप है वो कहाँ मिलेगी, उसके सारे कंपोनेंट्स जोड़े कहाँ जाएंगे, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में. जब ये पूरा फोन बन के तैयार हो जाएगा, मैं फोन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, इन लोगों ने नाम नहीं दिया है, बट हम फोन का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो वो जो प्रॉपर प्रोडक्ट है वो मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में अब बन के, मतलब प्रॉपर असेंबल होके तैयार हो गया. अब यहां से वो पूरे दुनिया भर में बेचा जाएगा क्योंकि अब फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया. अब ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बाद इसको दुनिया भर में बेचा जाएगा. Meanwhile, the company's customer care is carried out through call centers located in India. अब देखो, जब भी कोई सामान बेचा जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेरीज भी आती हैं, लोगों को दिक्कत आती है, कंज्यूमर्स को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए कस्टमर केयर रहता है. जैसे आपने भी कभी कभी देखा होगा कि आपको मान लो किसी चीज में दिक्कत आ रही है तो आप उस प्रोडक्ट के कस्टमर केयर को कॉल करते हो और उनसे बोलते हो कि ये दिक्कत है मेरा. जैसे आप अमेजन की बात कर लो, अमेजन पे आपने कोई सामान खरीदा और आपका वो डिलीवर नहीं हुआ, तो आप अमेजन के कस्टमर केयर सेंटर को कॉल लगाओगे एंड फिर वो जो पर्सन वहां पे है वो आपकी हेल्प करेगा कि अच्छा ये दिक्कत है. तो कस्टमर केयर क्या रहते हैं, ये कस्टमर्स के क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करते हैं. तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये जो फोन बना, इस फोन से रिलेटेड, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेरीज को हैंडल करने के लिए कस्टमर केयर सेंटर बने, वो कहाँ बने, वो इंडिया में. इंडिया के कॉल सेंटर्स के थ्रू यहाँ पे कस्टमर केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है. तो यहाँ देखा आपने कितने सारे देशों में अलग अलग काम हो रहा है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, एंड डिजाइन. रिसर्च एंड डिजाइन कहां पे हो रहा है, यूएसए में. ठीक है,
जब इन्होंने डिजाइन बना लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे बनेगा, तो उन्होंने एक्चुअल चीज को बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजे, क्या बताया, चाइना को। चाइना में जो कंपनीज हैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुई। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, चाइना में। अब चाइना में सारे पार्ट्स अलग अलग बन गए। जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 पार्ट्स की जरूरत थी, तो ये चारों पार्ट अलग अलग चाइना में मैन्युफैक्चर हो गए। चाइना से फिर ये अलग अलग पार्ट्स कहां पे भेजे गए, मैक्सिको एंड जो ईस्टर्न यूरोप है, वहां पे इन 4 प्रोडक्ट्स को असेंबल किया गया एक साथ और प्रॉपर प्रोडक्ट बना दिया गया। जब ये प्रोडक्ट बन गया तो इसको दुनिया भर में बेचा गया, इसको सेल कर दिया गया। बेचने के बाद जो कस्टमर्स की दिक्कत होगी, कस्टमर क्वेरी होगी, उसको रिजॉल्व करने के लिए कस्टमर केयर सर्विसेज कहां सेटअप हुई, इंडिया में। तो अब ये जो कंपनी है ना, जिसका एक्चुअली फोन है, जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है, वो सिर्फ एक जगह पे एक देश में बैठ के ऑपरेट नहीं कर रही, बल्कि उसके जो पूरे काम है वो अलग अलग देशों में हो रहे हैं। तो ये है एमएनसी, जिसका पूरा काम अलग अलग देशों में चल रहा है। किसी देश में वो डिजाइन बना रही है, किसी देश में वो मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है, किसी देश में वो असेंबलिंग हो रही है चीजों की, और किसी देश में कस्टमर केयर की सर्विसेज हो रही हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, बट हो सकता है इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मान लो इंडिया में है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडोनेशिया में है। तो हो सकता है कि एक कंपनी की फैक्ट्रीज अलग अलग देश में हो, है ना, एक कंपनी के जो असेंबली यूनिट्स हैं वो अलग अलग देश में हो। तो बेसिकली ये जो पूरा काम है वो एक देश में होने की बजाय अलग अलग देशों में कैरी ऑन हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, ये जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट है, वो काफी सस्ते में बना पा रही है और प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है। So in this example, the MNC is not only selling its finished products globally, but more important, the goods and services are produced globally. तो ये जो केस था MNC का, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट ही पूरे दुनिया भर में नहीं बेच रही, बल्कि उसका जो प्रोडक्ट है वो दुनिया भर में बन भी रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। क्योंकि अगर सिर्फ एक देश में सारा सामान बनेगा, पूरा प्रोडक्ट बनेगा, डिजाइन से लेके असेंबली तक अगर सिर्फ एक देश में होगा तो चीजें काफी आसान होंगी। बट आप किसी देश में डिजाइन कर रहे हो, किसी देश में मैन्युफैक्चर करा रहे हो कंपोनेंट्स को, किसी देश में असेंबली हो रही है, तो ये थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, काफी कंफ्यूजिंग सा सिस्टम बन जाता है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड पूरे दुनिया भर में वो स्प्रेड कर दिया जाता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में डिजाइनिंग होगी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग के बाद असेंबली होगी, तो एंड उसके बाद कस्टमर केयर सर्विसेज होंगी। तो पूरा जो काम है उसको टुकड़ों में बांट दिया गया और हर एक टुकड़े को, हर एक पार्ट को अलग अलग देश में कराया जा रहा है। In the above example, China provides the advantage of being a chief manufacturing location. तो अब चाइना में ही प्रोडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि चाइना में काफी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में असेंबली क्यों कराई जा रही है, क्योंकि जो मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप हैं ये मार्केट्स के काफी ज्यादा क्लोज हैं। इस प्रोडक्ट की जो मेन मार्केट है यूएस एंड यूरोप में है, एंड मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप जो है वो मार्केट से काफी ज्यादा क्लोज हैं, यूएस एंड यूरोप से ज्यादा क्लोज हैं, ताकि जब प्रोडक्ट पूरा असेंबल हो जाए, जब प्रोडक्ट पूरा बन जाए, तो इजीली उसको मार्केट तक पहुंचाया जा सके, लोगों को बेचा जा सके। इंडिया में काफी ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है जो कि कस्टमर केयर सर्विस को बहुत आसानी से प्रोवाइड करा सकता है, सस्ते में प्रोवाइड करा सकता है। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसी। अब दिखने में ये लग रहा होगा कि ओहो कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, 10 देशों में अलग अलग काम हो रहा है, बट एक्चुअली एमएनसी को ये काफी सस्ता पड़ रहा है। 50 से 60% कम कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, और यही एडवांटेज है प्रोडक्शन को अलग अलग देशों में डिवाइड करने की, अलग अलग देशों में फैलाने की। जो एडवांटेज है वो यही है कि अलग अलग देशों में क्या होता है, काफी सस्ते में सामान बन जाता है। जिस देश में जो काम सस्ते में होता है वो काम उस देश से कराओ। अब हमारे देश में अगर प्रोडक्शन वो करवाते, मैन्युफैक्चरिंग कराते, तो हो सकता है उन्हें महंगा पड़ता, इसीलिए उन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाई, उन्होंने इंडिया में कस्टमर सर्विसेज ली, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने चाइना में करवाई। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में प्रोडक्शन करवाने से क्या होता है, बहुत फायदा होता है।